क्या आपने कभी अकेलेपन की वो गहराई महसूस की है जो शब्दों में बयां नहीं होती? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी मैं इतना टूटा सा क्यों महसूस करता हूं? क्या डिप्रेशन और चिंता सिर्फ दिमागी बीमारी है या ये हमारी टूटी हुई जिंदगी की एक चुप पुकार है? क्या हम वाकई अपने आसपास की दुनिया से, लोगों से, अपने काम से और खुद से कट चुके हैं? ब्रिटिश लेखक और खोजी पत्रकार जोहान हारी की किताब लॉस्ट कनेक्शंस इन्हीं सवालों के जवाब तलाशती है, बिल्कुल दिल को छू लेने वाले अंदाज में। ये किताब हमें बताती है कि डिप्रेशन और चिंता का असली कारण सिर्फ दिमाग में केमिकल का असंतुलन नहीं, बल्कि वो 9 गहरे कनेक्शन हैं जो हमने जीवन की भागदौड़ में कहीं खो दिए हैं। जब हम अपने समाज, अपने रिश्तों, अपने लक्ष्यों और अपनी आत्मा से कट जाते हैं तो हमारे भीतर एक खालीपन पनपने लगता है, और यही खालीपन धीरे धीरे हमें भीतर से खोखला करने लगता है। लॉस्ट कनेक्शंस के हर चैप्टर में लेखक हमें एक नई दिशा दिखाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे हमारे जीवन में पर्पस की कमी, इमोशनल सपोर्ट का टूटना, प्रकृति से दूर होना और सामाजिक जुड़ाव की कमी, ये सभी डिप्रेशन की जड़ में छिपे हुए हैं। लेकिन ये किताब सिर्फ दर्द नहीं दिखाती, ये उम्मीद भी देती है। ये हमें बताती है कि कैसे हम इन टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो सिर्फ अस्तित्व नहीं बल्कि असल में जिंदगी हो। अब बात करते हैं हमारे अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। हिंदी ऑडियो बुक जो सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने की एक सच्ची कोशिश है। हम उस नौजवान के लिए हैं जो मेट्रो में अकेले बैठा है लेकिन सुनना चाहता है कि कोई उसकी भी कहानी समझे। हम उस किसान के लिए हैं जो खेत में बैठकर सूरज की रोशनी में अपनी थकान मिटाना चाहता है, एक अच्छी कहानी की आवाज में। हम उस गृहिणी के लिए भी हैं जो दिन भर के काम के बाद रात को सोते वक्त किसी किताब की नरमी अपने कानों में महसूस करना चाहती है। शहर हो या गांव, हाईवे हो या पगडंडी, हमारे शब्द, हमारी आवाज और हमारी कहानियां हर जगह आपके साथ हैं। ये चैनल किताबों के जरिए आपके भीतर की आवाज से आपको फिर से जोड़ने का एक जरिया है। हम चाहते हैं कि आप सुनें, सोचें, महसूस करें और खुद को फिर से जीने की इजाजत दें। तो आइए चलें इस किताब की उन कहानियों की ओर जो खोए हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने की हिम्मत देती हैं। आइए जानें कि क्यों हम डिप्रेस होते हैं और कैसे हम खुद को उस अंधेरे से निकाल सकते हैं जिसे हम अकेलेपन, बेचैनी या खालीपन का नाम देते हैं। यह है किताब लॉस्ट कनेक्शंस की आवाज और यह है आपका अपना हिंदी ऑडियो बुक चैनल जहां शब्द सिर्फ पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। चैप्टर 1 द क्रैक इन द ओल्ड स्टोरी। इस पहले अध्याय में जोहान हारी हमें अपनी बेहद निजी और भावनात्मक यात्रा की शुरुआत पर लेकर जाते हैं। वो बताते हैं कि जब वो 16 साल के थे तो उन्हें पहली बार डिप्रेशन महसूस हुआ। वो बताते हैं कि वो लगातार दुखी रहते थे, नींद नहीं आती थी, अंदर एक अजीब सा खालीपन था, सब कुछ बेमतलब लगने लगा था। उनके जीवन में कोई बड़ा सदमा नहीं हुआ था, फिर भी वो हर दिन ऐसा महसूस करते थे जैसे कोई भारी बोझ उनके सीने पर रखा हो। जब उन्होंने अपने डॉक्टर से बात की तो उन्हें बताया गया कि डिप्रेशन एक क्लिनिकल बीमारी है, यानी उनके दिमाग में एक रासायनिक असंतुलन है, खासकर सेरोटोनिन की कमी। डॉक्टर ने उन्हें एंटी डिप्रेसेंट दवा दी। जोहान ने राहत महसूस की। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिमाग की मशीन फिर से चालू कर दी हो। लेकिन ये राहत अस्थायी थी। कुछ समय बाद वही उदासी, वही चिंता, वही अकेलापन लौट आया। इसके बाद उनका डोज बढ़ाया गया, फिर से थोड़ी राहत, फिर वही स्थिति। वो बताते हैं कि उन्होंने दवाइयां 13 साल तक लीं, लेकिन कभी भी वो स्थायी सुकून नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, अगर ये बीमारी सिर्फ मेरे दिमाग की खराबी है तो दवाइयां काम क्यों नहीं कर रही? उन्होंने महसूस किया कि उन्हें जो पुरानी कहानी बताई जा रही थी कि डिप्रेशन सिर्फ जैविक है, सिर्फ केमिकल का मामला है, शायद वो अधूरी है या पूरी तरह से गलत भी हो सकती है। उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि उनकी समस्या सिर्फ उनके दिमाग की नहीं थी। शायद उनके आसपास की दुनिया, उनके रिश्ते, उनकी दिनचर्या और समाज की अपेक्षाएं भी कहीं न कहीं इस दुख में भागीदार थीं। उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया,
क्या डिप्रेशन एक चेतावनी है, एक संकेत कि हमारी जिंदगी कुछ महत्वपूर्ण चीजों से कट गई है? इस अध्याय में लेखक ने जिस दर्द को साझा किया है वो हर उस व्यक्ति की कहानी हो सकती है जो खुद को बिना वजह दुखी, अकेला और खोया हुआ महसूस करता है। यह अध्याय हमें पहली दरार दिखाता है उस कहानी में जो दशकों से हमें बताई जा रही है कि डिप्रेशन सिर्फ एक दिमागी गड़बड़ी है, न कि हमारी जिंदगी की परिस्थितियों का नतीजा। चैप्टर 2, द ग्रिफ्टन टेस्ट। दूसरे अध्याय में लेखक हमें एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रयोग की ओर ले जाते हैं जिसे द ग्रिफ्टन टेस्ट कहा जाता है। यह प्रयोग हमारे सामाजिक जीवन और मानसिक स्वास्थ्य के गहरे संबंध को उजागर करता है। इस प्रयोग में कुछ चूहों को दो अलग अलग परिस्थितियों में रखा गया। पहले समूह को एक समृद्ध वातावरण में रखा गया जहां खेलने के लिए जगह थी, दौड़ने के लिए पहिए थे, खाने पीने की चीजें थीं और सबसे जरूरी साथ में दूसरे चूहे थे। वहीं दूसरे समूह को एक सीमित और एकाकी माहौल में बंद रखा गया जहां कोई खेलने की चीज नहीं थी, कोई साथी नहीं था और बहुत कम स्पेस था। नतीजे चौंकाने वाले थे। अकेले और सीमित माहौल में रहने वाले चूहे धीरे धीरे सुस्त हो गए। उनका व्यवहार आक्रामक या आत्म नुकसान देने वाला हो गया। वे उदास और असहाय दिखने लगे। लेकिन जैसे ही उन्हें फिर से सामाजिक माहौल में लाया गया जहां साथी थे, आजादी थी, खेल था, उनका व्यवहार बदलने लगा। उनकी मानसिक स्थिति सुधरने लगी। जोहान हारी इस प्रयोग को इंसानों के जीवन से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि अगर चूहे जो इंसानों से बेहद अलग प्राणी हैं, अकेलेपन और सामाजिक कटाव से मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं, तो हम इंसान जो गहराई से भावनात्मक और सामाजिक प्राणी हैं, क्यों नहीं? इस अध्याय में लेखक अकेलेपन को एक महामारी के रूप में पेश करते हैं। वो बताते हैं कि आधुनिक समाज में, खासकर पश्चिमी दुनिया में, लोग अपने परिवारों से, दोस्तों से, समुदायों से कटते जा रहे हैं। सोशल मीडिया के बावजूद लोग पहले से ज्यादा अकेले हैं। लोग अपने दुखों को बांट नहीं पा रहे। उनके जीवन में उद्देश्य की कमी है और सबसे बड़ी बात, वो खुद को किसी गहरे रिश्ते या समुदाय का हिस्सा नहीं मानते। लेखक यह भी बताते हैं कि अकेलेपन का दर्द कोई मामूली भावना नहीं, बल्कि यह हमारे शरीर और दिमाग पर वैसा ही असर करता है जैसा किसी शारीरिक चोट का दर्द। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लंबे समय तक अकेले रहने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर वैसा ही असर होता है जैसा धूम्रपान, मोटापा या शराब के अत्यधिक सेवन से होता है। इस अध्याय का संदेश बिल्कुल साफ है। डिप्रेशन और चिंता को ठीक करने के लिए सिर्फ दवाइयों की नहीं, बल्कि रिश्तों की, जुड़ाव की और सामूहिक जीवन की जरूरत है। हमें अपने आसपास ऐसे माहौल बनाने होंगे जहां लोग एक दूसरे को सुनें, समझें और साथ चलें। चैप्टर 3, द ब्रेकडाउन ऑफ कनेक्शन टू मीनिंगफुल वर्क। इस अध्याय में यह बताया गया है कि जब इंसान को अपने काम में कोई मीनिंग नहीं दिखता, जब उसे महसूस होता है कि उसका काम सिर्फ पैसे कमाने या दिन काटने का जरिया बन गया है, तो वह धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। चाहे नौकरी छोटी हो या बड़ी, अगर उस काम में आत्मसम्मान, उद्देश्य और सामाजिक योगदान का भाव न हो, तो वो इंसान को मानसिक रूप से कमजोर करने लगता है। लेखक अपने अनुभवों के जरिए बताते हैं कि उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे लोगों से मुलाकात की जो दिन भर मेहनत करते थे, लेकिन अपने काम को लेकर भीतर से बेहद उदास और कटा हुआ महसूस करते थे। एक उदाहरण में एक आदमी हर रोज एक ही स्क्रू कसने का काम करता था। उसे पता नहीं था कि वह स्क्रू किस मशीन में जाएगा, उसका क्या उपयोग होगा, या उसका काम किसी के लिए कैसे फायदेमंद है। उसने कहा, मैं ऐसा महसूस करता हूं जैसे मैं कोई मशीन हूं, इंसान नहीं। ऐसा काम जहां इंसान को कोई कंट्रोल नहीं, कोई रचनात्मक स्वतंत्रता नहीं और न ही कोई संबंध या सम्मान, वह मानसिक थकावट का कारण बनता है। जब इंसान अपने कार्य को बेमतलब समझने लगता है तो वह खुद को भी बेमतलब महसूस करने लगता है और यही भावना धीरे धीरे डिप्रेशन का कारण बनती है। यहां यह समझाया गया है कि सिर्फ सैलरी मिलना या प्रमोशन होना ही मानसिक संतुष्टि की गारंटी नहीं है। जरूरत है उस मीनिंग की जो इंसान को यह एहसास दिलाए कि उसका काम किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है।
जब लोग अपने काम से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, जब उन्हें अपनी भूमिका की अहमियत महसूस होती है, तभी सच्चा आत्मसम्मान और मानसिक सुकून मिल सकता है। इस अध्याय में उन सामाजिक ढांचों पर भी सवाल उठाए गए हैं जो इंसानों को सिर्फ एक लाभ कमाने वाली इकाई में बदल देते हैं। बताया गया है कि ज्यादातर आधुनिक कामकाजी माहौल, खासकर कॉरपोरेट सिस्टम, इंसान को रिप्लेसेबल बना देता है। काम में मीनिंग के बिना इंसान अपने ही जीवन से कटने लगता है। इसीलिए जरूरी है कि काम सिर्फ नौकरी ना हो, बल्कि एक संबंध, एक उद्देश्य और एक पहचान बने। तभी हम खुद को मानसिक रूप से जुड़ा और मजबूत महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 4, डी ब्रेकडाउन ऑफ कनेक्शन टू अदर्स। इस अध्याय में उस दर्द की बात की गई है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं, अकेलापन। आधुनिक दुनिया में लोग पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए दिखते हैं, लेकिन भीतर से पहले से कहीं ज्यादा अकेले हैं। सोशल मीडिया पर हजारों फ्रेंड्स और फॉलोअर्स के बावजूद बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं कि अगर वे एक दिन गायब हो जाएं, तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। एक सर्वे में सामने आया कि बहुत से लोगों ने स्वीकार किया कि वे कई दिनों तक किसी से बात नहीं करते। कुछ बुजुर्गों ने यहां तक कहा कि उन्होंने हफ्तों से किसी से एक शब्द तक नहीं कहा। यह सिर्फ सामाजिक अलगाव नहीं, बल्कि एक तरह का भावनात्मक सूखा है जो धीरे धीरे डिप्रेशन को जन्म देता है। यहां एक बुजुर्ग महिला की कहानी साझा की गई, जो हर सुबह अपनी कुर्सी दरवाजे के बाहर रखती थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई राहगीर रुककर उससे बात कर ले। यह कहानी इस बात की गवाही देती है कि इंसान के लिए सिर्फ भोजन, पानी या नींद नहीं, बल्कि जुड़ाव, अपनापन और संवाद भी जरूरी है। यह अध्याय बताता है कि जब इंसान अपने समाज, अपने पड़ोस, अपने रिश्तों से कट जाता है, तो वह खुद से भी कटने लगता है। अकेलापन शरीर पर वैसा ही असर डालता है जैसा धूम्रपान या मोटापा। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि क्रॉनिक अकेलापन हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और समय से पहले मृत्यु का कारण बन सकता है। लेकिन उम्मीद की किरण भी दिखाई गई है। कुछ समुदायों में लोगों ने शेयर्ड किचन्स, सामूहिक बागवानी, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स जैसे प्रयास शुरू किए, जहां लोग साथ काम करते, खाते, बात करते और एक दूसरे से जुड़ते हैं। इन प्रयासों से न केवल मानसिक स्वास्थ्य सुधरा, बल्कि जीवन में एक नया उत्साह भी आया। इस अध्याय का सार यह है कि अगर हम डिप्रेशन की गहराई को वाकई समझना चाहते हैं, तो हमें अकेलेपन को सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक सामाजिक संकट के रूप में देखना होगा। और इसका इलाज दवाइयां नहीं, बल्कि दूसरों से गहरे, सच्चे रिश्ते ही हो सकते हैं। जब हम एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं, सुनते हैं और साझा करते हैं, तभी हम उस टूटी हुई कड़ी को जोड़ सकते हैं जो हमारे मन को फिर से संपूर्ण बना सकती है। चैप्टर 5, द ब्रेकडाउन ऑफ कनेक्शन टू मीनिंगफुल वैल्यूज। इस अध्याय में बताया गया है कि हम किस तरह अपनी असली जरूरतों, इच्छाओं और मानवीय मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं, और यही दूरी हमें धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर धकेलती है। आज की दुनिया में जिंदगी की परिभाषा क्या दिखता है और क्या पास है पर केंद्रित हो गई है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और उपभोक्तावाद ने हमें यह यकीन दिला दिया है कि खुश रहने के लिए जरूरी है ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ी, स्टेटस और दूसरों से आगे निकलना। लेकिन इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि जब इंसान बाहरी चीजों में अपनी खुशी ढूंढता है, तो वह खुद से और अपने भीतर की आवाज से कटने लगता है। यह कटाव एक गहरे भावनात्मक खालीपन को जन्म देता है, जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है। यहां एक रिसर्च का जिक्र किया गया है, जिसमें पाया गया कि जिन लोगों का ध्यान जीवन में आंतरिक मूल्यों जैसे कि प्यार, रिश्ते, रचनात्मकता, सेवा और आत्मविकास पर था, वो अधिक खुश और मानसिक रूप से स्थिर थे। वहीं जिन लोगों का ध्यान बाहरी चीजों पर था, जैसे पैसा, शोहरत, सुंदरता या सोशल स्टेटस, उन्हें अधिक चिंता, डिप्रेशन और अकेलापन महसूस हुआ। यह अध्याय बताता है कि हम एक ऐसी दुनिया में जीने लगे हैं जहां यह मान लिया गया है कि इंसान का मूल्य उसकी कमाई, कूल दिखने की क्षमता और सोशल अप्रूवल पर निर्भर है। लेकिन जैसे ही कोई इन मानकों को नहीं छू पाता, वह खुद को कमतर, नाकाम और अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन इसका समाधान भी सुझाया गया है, अपने जीवन के मूल्यों को फिर से पहचानना, खुद से पूछना
मैं क्या चाहता हूं? मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूं? क्या मैं दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए जी रहा हूं या खुद से सच्चा रहने के लिए? जब इंसान इस दिशा में सोचता है और अपने जीवन में अर्थपूर्ण मूल्यों को प्राथमिकता देता है तो उसका मन शांत होने लगता है। इस अध्याय का गहरा संदेश यह है कि डिप्रेशन से लड़ने के लिए सिर्फ दवाओं की नहीं बल्कि मूल्य बदलाव की जरूरत है। जब तक हम अपनी खुशियों को बाहरी दिखावे से जोड़ते रहेंगे तब तक भीतर का खालीपन कभी नहीं भरेगा। लेकिन जैसे ही हम सच्चे जुड़ाव, सेवा, प्यार और आत्मिक विकास को प्राथमिकता देते हैं तभी हमारी आत्मा को वह ऊर्जा मिलती है जो डिप्रेशन को पिघला सकती है। चैप्टर 6 द ब्रेकडाउन ऑफ कनेक्शन टू चाइल्डहुड ट्रॉमा। इस अध्याय में बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर बात की गई है। बचपन के ट्रॉमा यानी वो तकलीफें, आघात और असुरक्षाएं जो किसी के बचपन में घटित हुई और जिनका असर पूरे जीवन भर बना रहता है। यहां बताया गया है कि बचपन में मिली हुई तकलीफें जैसे भावनात्मक उपेक्षा, परिवार में हिंसा, अपमान, डर, तिरस्कार या असुरक्षित माहौल व्यक्ति के दिमागी विकास को गहराई से प्रभावित करती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा रोज सुनता है, तू किसी काम का नहीं है, तू तो बोझ है, और वो बच्चा धीरे धीरे खुद को सच में बेकार मानने लगता है। ये आवाजें उसके भीतर घर बना लेती हैं और फिर बड़े होकर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। इस अध्याय में एक अध्ययन का जिक्र किया गया है जिसमें हजारों लोगों से उनके बचपन के अनुभवों के बारे में पूछा गया। जिन्हें ज्यादा ट्रॉमा झेलना पड़ा था उनमें डिप्रेशन, चिंता और आत्म नुकसान की प्रवृत्ति का स्तर कहीं अधिक पाया गया। यहां यह बताया गया है कि डिप्रेशन सिर्फ वर्तमान की परेशानी नहीं बल्कि अतीत की अनकही चीखें भी हो सकती हैं जो दब चुकी हैं लेकिन अब भीतर से बोलने लगी हैं। यहां एक व्यक्ति की कहानी साझा की गई जो बचपन में शारीरिक हिंसा का शिकार हुआ था। बड़े होने पर वह शांत दिखता था लेकिन भीतर से लगातार तनाव में जी रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी का कारण क्या है जब तक उसने अपने बचपन के अनुभवों पर गहराई से विचार नहीं किया। उसने जब पहली बार स्वीकार किया कि मेरे साथ अन्याय हुआ था तो उसके भीतर एक बदलाव आया। इस अध्याय का मर्म यह है कि डिप्रेशन को ठीक करने के लिए हमें अतीत की परतों को समझना होगा। यह स्वीकारना होगा कि हमारे साथ जो हुआ था वो हमारी गलती नहीं थी, और जब हम इस सत्य को अपनाते हैं तो हीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। यहां इस बात पर भी जोर दिया गया है कि बचपन के ट्रॉमा को सिर्फ भूल जाना समाधान नहीं है। हमें उन्हें सुनना, समझना और उनके जख्मों पर मरहम लगाना होगा। कभी कभी डिप्रेशन एक सीधा संकेत होता है कि अंदर कोई बच्चा आज भी डरा हुआ बैठा है जो बस यह चाहता है कि कोई उसे सुने, समझे और कहे तू गलत नहीं था। चैप्टर 7 डिस्कनेक्शन फ्रॉम रिस्पेक्ट। इस अध्याय में लेखक ने बड़ी संजीदगी से इस बात को समझाया है कि जब किसी इंसान को समाज, परिवार या कार्यस्थल पर इज्जत नहीं मिलती, यानी उसका सम्मान, उसकी पहचान और उसकी आवाज को तवज्जो नहीं दी जाती, तो यह केवल एक भावनात्मक चोट नहीं होती बल्कि यह मानसिक सेहत पर गहरा असर डालती है। इज्जत हर इंसान की मूलभूत जरूरत है। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसकी कोई कदर नहीं, उसकी बातों की कोई अहमियत नहीं और उसे लगातार नजरअंदाज या अपमानित किया जा रहा है तो उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे खंडित हो जाता है। लेखक बताते हैं कि समाज में कई लोग, खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जातीय या नस्लीय अल्पसंख्यक या ऐसे लोग जो किसी वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्हें बचपन से ही यह एहसास दिला दिया जाता है कि वे कमतर हैं। उन्हें स्कूलों में, दफ्तरों में या सार्वजनिक जगहों पर इज्जत और बराबरी नहीं मिलती, और जब यह स्थिति बार बार दोहराई जाती है तो इंसान खुद भी अपने बारे में वही मानने लगता है जो समाज उसे दिखा रहा है कि वो कमजोर है, कमतर है या बेकार है। ऐसे हालात में उसका आत्मबल टूटता है और वह अवसाद, चिंता या आत्मघृणा का शिकार होने लगता है। कई बार यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि व्यक्ति को लगने लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है या वह समाज में कोई योगदान देने लायक नहीं है। ये मानसिक पीड़ा भीतर ही भीतर उसे खा जाती है। इस अध्याय में एक खास उदाहरण के रूप में
जेल में बंद लोगों का जिक्र किया गया है। लेखक ने बताया कि कैसे कई कैदियों को सुधरने का मौका नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें शुरू से ही खतरनाक या बेकार मान लिया जाता है। जब किसी को समाज पूरी तरह से नकार देता है तो वह भी खुद को उसी रूप में देखने लगता है, जबकि अगर उन्हें इज्जत, समझदारी और अवसर दिए जाएं, तो कई बार वे खुद को बदल सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि इज्जत देना सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की बुनियाद है। जब हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उन्हें उनकी पहचान में स्वीकार करते हैं, तो हम सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं करते, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करते हैं। हमें यह समझना होगा कि सम्मान केवल पद या पैसे से नहीं आता, बल्कि यह एक इंसान को इंसान मानने से आता है। चैप्टर 8 डिस्कनेक्शन फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड। इस अध्याय में लेखक ने आज के इंसान और प्रकृति के बीच गहराते हुए फासले की चर्चा की है। वो बताते हैं कि इंसान का असली रिश्ता पृथ्वी, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ और आकाश से था, लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने हमें इन सबसे अलग कर दिया है। हम दिन भर कृत्रिम रोशनी, बंद कमरे, स्क्रीन और मशीनों में उलझे रहते हैं। सुबह अलार्म बजते ही दिन की भागदौड़ शुरू हो जाती है और रात को थक कर गिरने से पहले भी हम मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं। इस पूरे चक्र में हम प्रकृति को शायद हफ्तों तक छूते भी नहीं। इस डिस्कनेक्ट का असर हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है और यह बात विज्ञान ने भी साबित की है। लेखक बताते हैं कि जब हम प्रकृति से दूर होते हैं तो हमारा तनाव बढ़ता है, हमारी बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ता है और कई बार हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ गायब है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। असल में वो गायब चीज होती है प्रकृति से जुड़ाव। इस अध्याय में कुछ बेहद मार्मिक कहानियां भी साझा की गई हैं, जैसे एक महिला जो शहर की आपाधापी में डिप्रेशन से जूझ रही थी, लेकिन जब उसने हफ्ते में सिर्फ एक दिन पेड़ पौधों के बीच बिताना शुरू किया तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने जीवन को बेमकसद मान रहा था, उसने जब अपने गांव की नहर के किनारे घंटों बैठना शुरू किया तो उसके भीतर जीवन की एक नई ऊर्जा लौट आई। लेखक यह भी कहते हैं कि प्रकृति से जुड़ाव का मतलब केवल जंगलों में जाना नहीं होता, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी छोटे छोटे तरीके से हम प्रकृति को लौटा सकते हैं। जैसे सुबह सूरज की रोशनी में बैठना, अपने घर में पौधे लगाना, जमीन पर नंगे पैर चलना, मिट्टी में हाथ डालना या बारिश के पानी को महसूस करना। ये सब अनुभव हमारे भीतर की टूटन को जोड़ते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन केवल दवाइयों और थेरेपी से नहीं आता। वह तब आता है जब हम प्रकृति के साथ दोबारा वही रिश्ता बनाते हैं जो हमारे पूर्वजों का था। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो वो हमारे भीतर की खोई हुई मानवता को वापस लौटा देती है। चैप्टर 9 दोबारा जुड़ाव या एक अलग तरह का एंटी डिप्रेसेंट। इस अंतिम चैप्टर में लेखक हमें उस जगह लेकर आता है जहां अंधेरे के लंबे सफर के बाद उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है। अब बात सिर्फ डिप्रेशन की वजहों की नहीं, बल्कि उनके हल की है। और ये हल कोई जादुई गोली नहीं, बल्कि जुड़ाव का वो इंसानी रास्ता है जिसे हमने आधुनिक जीवन की भागदौड़ में कहीं खो दिया है। यह चैप्टर बताता है कि डिप्रेशन कोई दोष नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो संकेत है कि हमारी जिंदगी की कुछ बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपनापन, प्यार, पहचान और एक मकसद चाहिए। जब ये सभी धागे टूट जाते हैं तो मन अकेलेपन और खालीपन के जाल में उलझ जाता है। लेखक ने दुनिया भर की यात्राओं के दौरान ऐसे कई लोगों से मुलाकात की जो कभी गहरे डिप्रेशन में थे, लेकिन उन्होंने खुद को फिर से जोड़ा, अपने परिवार से, अपने गांव या शहर की कम्युनिटी से, कुदरत से और अपने बचपन के पैशन से। किसी ने खेती में हाथ आजमाया, किसी ने म्यूजिक थेरेपी शुरू की, किसी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और किसी ने सालों बाद अपने पिता को फोन किया। इन छोटे लेकिन गहरे रिश्तों ने उनकी आत्मा को ठीक किया। लेखक एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं कि आज की दुनिया में हम हर इंसान को एक उपभोक्ता बना चुके हैं, लेकिन इंसान सबसे पहले एक जुड़ाव चाहने वाला प्राणी है। दवाइयों से ज्यादा जरूरी है
कि हम उस टूटी हुई आत्मा को समझें, उसकी बात सुने, उसे दोबारा उसकी जड़ों से जोड़ें। एक उदाहरण में उन्होंने काउ पास्चर प्रोजेक्ट का जिक्र किया, जहां लोगों को एक खाली जमीन दी गई और मिलकर कुछ उगाने को कहा गया। शुरुआत में वे अनजान लोग थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने जमीन पर पसीना बहाया, वैसे वैसे उनके दिल जुड़ते गए। कुछ महीनों बाद वे लोग न सिर्फ डिप्रेशन से बाहर निकले, बल्कि एक दूसरे के सबसे करीबी बन गए। ये दिखाता है कि जब हम किसी चीज में मिलकर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो कोई मिशन हो, कोई खेत, कोई स्कूल या मोहल्ले की सफाई, तब हम फिर से इंसान बनते हैं। लेखक ने यह भी बताया कि कैसे हमें अपने हेल्थ सिस्टम को बदलने की जरूरत है, जहां डॉक्टर सिर्फ दवाइयां नहीं लिखें, बल्कि लोगों को सामाजिक प्रिस्क्रिप्शन दें। जैसे किसी को म्यूजिक क्लास ज्वाइन करने को कहें, किसी को गार्डनिंग ग्रुप में भेजें, किसी को वॉलंटियरिंग में लगाएं। इस तरह के समाधान दवा के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरे और स्थायी होते हैं। इस चैप्टर का सबसे मजबूत संदेश ये है कि हमें फिर से जीना सीखना होगा, एक दूसरे से जुड़कर। हमें रिश्तों को प्राथमिकता देनी होगी। हमें टेक्नोलॉजी से निकलकर असली इंसानी बातचीत में उतरना होगा, क्योंकि डिप्रेशन तब पनपता है जब इंसान महसूस करता है कि उसका कोई महत्व नहीं, कोई उसे देख नहीं रहा, कोई उसकी बात नहीं सुनता। और यही जगह है जहां हम सब एक बदलाव ला सकते हैं। अगर हम किसी अकेले पड़ोसी से बात करें, अपने दोस्त को फोन करें, अपने बच्चों से बिना फोन हाथ में लिए खेलें, तो ये सिर्फ एक पल का जुड़ाव नहीं, बल्कि किसी की टूटी हुई आत्मा के लिए मरहम हो सकता है। अंत में लेखक कहते हैं, डिप्रेशन से बाहर निकलने का रास्ता बाहर की दुनिया से अंदर जुड़ने में है। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर हम मिलकर चलें तो यह नामुमकिन भी नहीं। जुड़ाव ही असली एंटी डिप्रेसेंट है, एक ऐसा इलाज जो दिल से दिल को जोड़ता है, आत्मा को फिर से जिंदा करता है। तो साथियों, जब आपने इस किताब लॉस्ट कनेक्शंस को सुना, तो शायद आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि कोई गहरी बात है जो हमारे भीतर कहीं लंबे समय से दबी थी, और अब जाकर किसी ने उसे सच्चे शब्दों में कह डाला। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह उस अंदरूनी चुप्पी की आवाज है जो सालों से हमें से कई लोग महसूस कर रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि डिप्रेशन और चिंता केवल हमारे दिमाग में उठने वाली कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि ये उस खालीपन की पुकार है जो हमारे जीवन से जुड़ाव टूटने के बाद पैदा होती है। जब हम अपने परिवार से, समाज से, प्रकृति से और सबसे बढ़कर अपने खुद के अंदर के सच्चे इंसान से दूर हो जाते हैं, तो वही खालीपन धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले लेता है। सोचिए एक बार, जब कोई किसान अपने खेत में हल चलाते वक्त आसमान से गिरती हल्की बारिश को महसूस करता है, जब कोई शहर का मजदूर दिन भर की थकावट के बाद अपने बच्चे की हंसी सुनता है, जब एक माँ अपने बच्चे को सुलाते समय ललबाई गाती है, जब गांव में शाम के वक्त लोग चौपाल पर बैठकर कहानियां सुनते हैं, तब वहां सिर्फ रिश्ते नहीं बनते, वहां जुड़ाव होता है। और यही जुड़ाव जब टूटता है, तो हम बेशक भीड़ में हों, मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े हों, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। किताब ने यह भी दिखाया कि हम केवल दवाइयों और डॉक्टरों के भरोसे ही नहीं रह सकते। असली इलाज तब शुरू होता है जब हम फिर से एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं, गले लगाते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होते हैं। जब हम अपने काम में मकसद ढूंढते हैं, अपने रिश्तों में ईमानदारी लाते हैं और अपने वजूद को सिर्फ उपयोगी नहीं बल्कि कीमती मानते हैं। अब बात करते हैं हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। दोस्तों, चाहे आप दिल्ली की भागती जिंदगी से हों या राजस्थान के किसी छोटे से कस्बे से, पंजाब के खेतों से हों या बिहार की गलियों से, यह चैनल आप सभी के लिए है। यहाँ कहानियां हैं, विचार हैं और सबसे बढ़कर आपकी अपनी भाषा में आपका अपना साथ है। हम चाहते हैं कि आप जब हमारे चैनल पर कोई किताब सुने तो लगे जैसे अपने गांव की चौपाल में बैठे हैं, या जैसे कोई पुराना दोस्त आपको अपने अनुभव सुना रहा है। कोई जोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चे शब्द, सच्चे जज्बात और आपसे जुड़ने की एक सच्ची कोशिश। हमारे चैनल की हर आवाज में आपको वो अपनापन मिलेगा जो कभी आपकी दादी की कहानियों में था, जो कभी किसी पुराने दोस्त की हंसी में था, जो कभी गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू में था।
या फिर किसी रेलवे स्टेशन की चाय की दुकान पर सुनाई देने वाली बातें जो दिल को छू जाती थीं। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ श्रोता नहीं, हमारे सफर का हिस्सा बने। जब हम कहें आपका स्वागत है, तो वह सिर्फ एक औपचारिक शब्द न लगे, बल्कि सचमुच महसूस हो कि आपने घर का दरवाजा खोला है और अंदर कोई अपना बैठा इंतजार कर रहा था। तो आइए, हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए, जहां किताबें सिर्फ पन्नों से नहीं, दिलों से जुड़ती हैं, जहां हर आवाज में एक कहानी है और हर कहानी में आप। हिंदी ऑडियो बुक चैनल, आपकी अपनी आवाज, आपके अपने जज्बात, शहर से लेकर गांव तक, दिल से दिल तक।